दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नया कंसेप्ट, नया लेक्चर, नई बात लेकर आ गया हूं। तो आज लेक्चर 25 है, 25 कमेंट 25 के ऊपर आज हमारी चर्चा है, या क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट मैं पहले से ही दे चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये 25th क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं जो आज मैं चर्चा करने वाला हूं। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये आया था जी दिसंबर 2014 में, और आता ही रहता है, या ऐसा समझ लें ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स, मैं उसको भी लिख देता हूं। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो सकती है। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, रजिस्टर ओपन कर लें, कुछ लिखेंगे, भले आपको आता है फिर भी लिखेंगे, और अपनी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बुक 1 खोल लें जो आपको मिली हुई है, CBQ 1 कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 1। उसमें पेज नंबर 2 ओपन कर लें, मार्कर्स बाहर निकाल लें, हाइलाइटर्स, इरादे बुलंद कर लें। और क्योंकि हम नया लेक्चर प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो आइए इन सभी बातों के साथ एक बार हम भगवान को याद कर लें। बेटा कितना अच्छा है, हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। आप जिसको मानते हैं उसको याद करके फिर काम करें, तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आउटपुट आएगी, अच्छे विचार आएंगे, मन अच्छी चीजों को करने में करेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो बेटे जब इतना फायदा हो तो फिर तो कर लेना चाहिए। आइए जी, मैं पहली बात तो ये बता दूं आप सभी को कि ये जो हम आज क्वेश्चन नंबर 25 करने वाले हैं, ये चैप्टर कौन सा है जी? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेटे चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसका पूछ रहा है वो
व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करती हैं, मतलब आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल होती ही क्या है। तो दोस्तों मैं पहले तो चर्चा कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी ही बुक में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बुक नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग है, क्वेश्चन की हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और वहां पे लिखा मैंने सीएस जून में बहुत बार आ चुका है, ये चेक कर लीजिए, वो दिसंबर 2014 में भी आ गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। भले आपको पता है फिर भी सुनिए 1-2 मिनट। वर्किंग कैपिटल इज दैट लाइफ ब्लड, बेटे वो लाइफ ब्लड होता है विच is required, it is that life blood which is required for day to day operations। बेटे ये वो लाइफ ब्लड है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने के लिए चाहिए। जैसे आप रोज सुबह उठते हैं तो आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, चाय पीते हैं, लंच करते हैं, शाही पनीर खाते हैं, फिर स्नैक्स खाते हैं इवनिंग में, फिर रात को डिनर खाते हैं। ये क्या चीज है, आप 1-2 दिन ना खाएं आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। तो बेटे जो एनर्जी आपकी बॉडी में रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, बेटे वो एनर्जी के लिए आप खाना खाते हैं। तो मैं कहूंगा खाना खाना इस लाइफ ब्लड। बिल्कुल उसी तरह से एक कंपनी है मारुति सुजुकी, नाम सुना होगा, ब्रिटानिया ब्रेड्स, हमारी दिल्ली में एक कंपनी डबल रोटी बनाती है ब्रिटानिया ब्रेड्स, नाम सुना होगा। बेटे आप किसी भी कंपनी की बात कर ले, मैंने तो 2 कंपनी लिखी है, नेरोलैक पेंट्स, फेविकोल पिडिलाइट, फेविकोल पिडिलाइट, हमदर्द चूर्ण, जस्ट डायल, आप कोई भी कंपनी की आवाज कीजिए, ये जितनी भी कंपनीज मैंने आपके सामने लिखी है इन सभी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ऑल रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने के लिए इनको कुछ पैसे हर वक्त चाहिए। जैसे छोले भटूरे बनाने वाला, आप बताइए उस छोले भटूरे बनाने वाले को रोज सुबह अपनी रेडी लगानी है, उसमें मैदा चाहिए, चने चाहिए, प्याज चाहिए, अचार चाहिए, आलू चाहिए, घी चाहिए, पेपर प्लेट्स चाहिए, पानी चाहिए। बेटे रेडी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंस, बट रोजमर्रा के बिजनेस साइकिल को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो हमें यह समझ आ गया कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। मैंने फिर बताया कि वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक होती है जी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस का मतलब हमें कितने करंट एसेट की जरूरत है, तो करंट एसेट्स का जब हम जोड़ कर देंगे तो इसको बेटे ग्रॉस बोलते हैं, और उसके बाद हम जब कर दें टोटल ऑफ करंट एसेट्स
माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, इसको बेटे नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल। बेटे एज अ फाइनेंस मैनेजर आप ही का ऑब्जेक्टिव है, आप ही को डिटरमाइन करना है क्या डिटरमाइन करना है कि भाई आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। आप घर से बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं हिल स्टेशन, 3-4 दिन के लिए दिल्ली के आउट ऑफ स्टेशन जाना है, या जहां भी आप रहते हैं बाहर जाना है, तो बेटे आप ये बताइए, क्या आप एस्टिमेट करते हैं? क्या आप अपनी जेब में पैसे रखते हैं, ये बस ऐसे निकल पड़ते हैं? और कितने भी पैसे रख लें या सोच के निकलते हैं? बेटे सोच के निकलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल is an important task of फाइनेंस मैनेजर। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, और इसको निकालने के लिए फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स slash factors affecting working capital requirements. Following are the determinants slash factors affecting working capital requirements. तो बेटे हम उन फैक्टर्स को देखेंगे। आप बताइए, आपने सीएस ज्वाइन किया या सीएस सीएमए कर रहे हैं आप, या सीए कर रहे हैं, 12th के बाद आपके पास चॉइस थी, आप कुछ भी कर सकते थे। तो ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको फोर्स कर दिया सीएस को करने के लिए? बेटे कुछ फैक्टर्स तो जरूर रहे होंगे। शायद आपकी थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग होगी, या आपका लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या आपकी मैथमेटिक्स या आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक होगा। बेटे कुछ भी हो सकता है, और मैं कहता हूं कुछ ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो किसी भी चीज को आप जब लेते हैं, आज आप मेरा यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हैं, यूट्यूब में तो बहुत सारे और भी टीचर्स अवेलेबल है, तो आप मेरा ही क्यों देख रहे हैं? आप मेरे लेक्चर्स ही क्यों देख रहे हैं? आपने मेरी पेन ड्राइव ही क्यों ली? आप मेरे पास फेस टू फेस में क्यों आए हैं? आप मेरी बुक ही क्यों पढ़ रहे हैं? बेटे आपके दोस्त ने रेफर किया होगा, आपने खुद यूट्यूब में देखा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छी लगी होगी, आपको लगा होगा ये मास्टर थ्योरी भी करा रहा है, ये मास्टर फ्लो चार्ट भी बता रहा है, ये मास्टर डायग्राम भी बनवा रहा है, एग्जाम्पल भी बता रहा है, ये टाइम लगा रहा है। बेटे ये सारे फैक्टर्स हैं वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने के, मतलब आपके डिसीजन में। उसी तरह से मैं आपको यही कहने जा रहा हूं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स which determine the level of working capital requirements। बेटे वही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आइए, बुक तो खोल चुके होंगे, प्लीज बुक को ओपन करें और पेज नंबर 13 में आ जाए। बेटा ये क्वेश्चन 3 खोल ले प्लीज। चलिए कोई नहीं, पेज नंबर कोई भी है, आप एक बार क्वेश्चन 3 को ओपन करें।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप ही की बुक में दिया हुआ है, जिसमें लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जबकि आपको पूछा हुआ है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कोई बात नहीं बेटे, डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स एक ही है। जैसे मैंने लिखा मैनेजमेंट फिलॉसफी, फिर मैंने लिखा नेचर ऑफ बिजनेस, फिर लिखा मैंने सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, फिर लिखा मैंने प्रोडक्शन पॉलिसीज, फिर लिखा मैंने मार्केट कंडीशंस, डिविडेंड पॉलिसी, कंडीशंस ऑफ सप्लाई और ऑपरेटिंग साइकिल, और उसका फोटो प्रिपेयर किया। इसका मतलब मैंने आपके लिए यहां पर 8 फैक्टर्स मेंशन किए। तो बेटे आपको 5 नंबर में इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बताना है, लेकिन शुरुआत आपने वर्किंग कैपिटल से करनी है। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाई वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल, उसके बाद धीरे धीरे मुद्दे पे आना है। मुद्दा है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। आप बताएं, आप अगर किसी हिल स्टेशन में जाना चाहते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप कितने दिन रुकेंगे, कहां रुकेंगे? 5 स्टार में रुकेंगे, 3 स्टार में रुकेंगे? तो बेटे ये सारी बातें अफेक्ट करती हैं कि घर से आपको कितने पैसे अरेंज करने। तो बिल्कुल उसी तरह से मैं भूपेश आनंद आपको कह रहा हूं कि सबसे पहला फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए, हम उसको कहते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है आप एज ए फाइनेंस मैनेजर जिस बिजनेस में हैं वो भी मैटर करता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं, कोई ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है कुछ, तो किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे मारुति सुजुकी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो सर्विसेज दे रही है तो हम कहेंगे जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, HDFC, दे आर गिविंग सर्विसेज। अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो बेटे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, तो बेटे कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज में मैं कहूंगा लार्सन एंड टॉर्बो। और आप कहीं किसी जॉब और बैच इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर रहे। एक बच्चा कहता है इससे क्या होगा? बेटे इससे पता चलेगा कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरा बच्चा कहता है वो कैसे? बताता हूं। बेटे पहला फैक्टर में मैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस की बातें कर रहा हूं। तो बेटे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेटे कच्चा सामान खरीदती हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और बेटे इनकी कॉस्टिंग कैसे होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू। ये प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। मतलब इसका रॉ मटेरियल इसका फिनिश बन जाएगा, इसका रॉ मटेरियल इसका फिनिश बन जाएगा। आप बताएं सर्विस इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, बेटे सर्विसेज देती हैं। बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ऐसी कंपनीज विच प्रोवाइड सर्विसेज, जो सर्विसेज देती हैं उनको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज। एग्जांपल मैंने ICICI बैंक लिख दिया,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिख दिया। दिल्ली मेट्रो, हमारे यहां पर दिल्ली में आजकल एक मेट्रो है बेटे, दिल्ली मेट्रो बेटे। कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज थर्ड कैटेगरीज होती है। कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करती है बेटे, बिल्डिंग्स बनाती हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, मेट्रोस बनाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने तो ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में, 2 साल, 3 साल, 5 साल। लार्सन एंड टोब्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, ऐसी और भी बड़ी सारी कंपनीज हैं। मैं आ गया जी जॉब एंड बैच इंडस्ट्रीज में बेटे, जो पर्टिकुलर जॉब करती है, जैसे शहनाज हुसैन ब्यूटी पार्लर वाले बेटे जॉब कॉस्टिंग करते हैं, ये कुछ पर्टिकुलर वर्क करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, मैंने पहला फैक्टर आपके सामने लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस। अब आपको बताना है, हाँ आप ही को बताना है, हाउ दिस फैक्टर कैन determine working capital requirements। बेटे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कैसे ये डिटरमाइन कर सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या फाइनेंस मैनेजर सीमेंट बनाती है, एसीसी सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट, बिरला सीमेंट, बांगड़ सीमेंट, जेके सीमेंट, बेटे ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग है। आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी के लिए वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इन केस ऑफ, आप रजिस्टर में लिख रहे हैं, भले इसका आंसर मेरी बुक में है, लेकिन आप रजिस्टर में लिखेंगे तो ये नोट आपके माइंड में बस जाएगा, फिर बार बार याद नहीं करना। तो मैं लिख रहा हूं, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड contract type of industries, there is generally higher requirement of वर्किंग कैपिटल। बेटे इन इंडस्ट्रीज में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जनरली हायर होती है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 से 3 में, 3 से 4 में टाइम लगता है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगता है। तो बेटे जहां ज्यादा समय लगेगा एक काम खत्म होने में, आपकी सीएस 3 साल में हो जाए तो आपको एग्जामिनेशन फीस उसके हिसाब से पे करनी है। आपके किसी दोस्त की 5 साल 6 साल बेटे हो ही नहीं रही, अपने बेटे के साथ पेपर देने जा रहा है, अभी कर दी तो बेटे बार बार एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। तो क्या लगता है, पहला फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस कैन डिटरमाइन योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और नॉट, बिल्कुल कर सकता है। तो दूसरा फैक्टर मैं आ गया जी दूसरा फैक्टर में मैनेजमेंट। मैंने वैसे ये पहला फैक्टर लेके अपनी बुक में, कोई बात नहीं बेटे, मैनेजमेंट थिंकिंग और मैनेजमेंट परसेप्शन और मैनेजमेंट फिलॉसफी, कुछ भी कह दे, मैनेजमेंट थिंकिंग, मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट में आप वर्क कर रहे हैं। सपोज करते हैं आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आप किंगफिशर एयरलाइंस के यहां पर एज अ फाइनेंस मैनेजर का जॉब कर रहे हैं, और आप रतन टाटा मोटर्स के यहां पर एज अ फाइनेंस मैनेजर है। और तीसरा मैं कहता हूं, यू कैन बी अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ
इन्फोसिस नारायण मूर्ति जी के यहाँ पर आप फाइनेंस मैनेजर हैं। क्या आप सबने इन तीनों कंपनीज के नाम सुने हुए हैं? तो बेटे मुझे एक बात ही बताओ कि जिस कंपनी में आप वर्क करेंगे वहां की जो मैनेजमेंट है, वहां की जो मैनेजमेंट है, मतलब विजय माल्या, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ये तीनों अलग अलग इंसान है, अलग अलग तरह के प्रमोटर्स हैं, अलग अलग इनके थॉट प्रोसेस हैं, अलग अलग इनकी फिलॉसफीज हैं। तो क्या लगता है इनकी फिलॉसफीज बेटे वैसे तीन तरह की हो सकती है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक तो हो सकती है जी एग्रेसिव, एग्रेसिव थॉट, एग्रेसिव थिंकिंग। इट मीन्स एग्रेसिव फिलॉसफी हो सकती है। और एक हो सकती है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव का मतलब जो रिस्क कम ले, हाई रिस्क ले, उसको बोलते हैं बेटे एग्रेसिव। लो रिस्क ले तो बेटे उसको बोलते हैं क्या क्या कंजर्वेटिव। वो ज्यादातर लोग कौन होते हैं? मीडियम मीडियम फिलॉसफी है। मीडियम फिलॉसफी मतलब मीडियम रिस्क लेते, मीडियम रिस्क लेते। आप बताएं कि अगर मैं कहता हूं नॉर्मल वर्किंग कैपिटल, इसको भूल जाए एक सेकंड। नॉर्मल 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 कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए की है, तो अगर आपकी मैनेजमेंट एग्रेसिव थॉट की होगी तो वो रिस्क ज्यादा लेगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 ही रहेगी। सुनना, जरा ध्यान से सुनना, 10 से कम होगी या 10 से ज्यादा होगी? ध्यान फरमाइएगा दोस्तों, मेहरबान कदरदान। मैंने कहा मेरी मीडियम रिक्वायरमेंट है 10 लाख। चलो, मीडियम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 लाख। मेरे पास कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए। मैंने कहा मीडियम रिस्क को बियर करने के लिए। बट अगर आपकी मैनेजमेंट एग्रेसिव होगी, आप विजय माल्या को मिले तो नहीं, लेकिन विजय माल्या की बातें तो सुनी होंगी टीवी में। आपको क्या लग रहा है कि विजय माल्या अग्रेसिव नेचर का है या कंजर्वेटिव नेचर का है? बेटे एग्रेसिव। तो आप बताइए, अगर वो एग्रेसिव होगा तो हाई रिस्क लेने को तैयार होगा। तो आप वर्किंग कैपिटल 10 ही रखेंगे, 10 से कम रखेंगे या 10 से ज्यादा रखेंगे? बेटे बड़ी ऑब्वियस ही बात है, आपके मन में आ रहा है 10 से ज्यादा। बेटे अगर हम 10 से ज्यादा 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख रख रहे हैं तो फिर रिस्क किस बात का हुआ? रिस्क तो तब है ना जब हम 10 लाख से कम रखेंगे, 8 लाख, 6 लाख। हमें जरूरत है 10 की, हम कह रहे हैं हम 6-8 से काम चलाएंगे, 2 लाख का जुगाड़ कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। तो बेटे इसको बोलते हैं हाई रिस्क सिचुएशन। और अगर वो कंजर्वेटिव फिलॉसफी है तो 10 लाख से ज्यादा वर्किंग कैपिटल रख के चलेंगे। तो मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहता हूं जो आप रजिस्टर में लिखेंगे। इन केस ऑफ aggressive type of management philosophy, in case of aggressive type of management philosophy, working capital requirement is generally lower 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 than other types of philosophies। बेटे बाकी सब फिलॉसफी से एग्रेसिव टाइप में कम होगा। तो बेटे क्या लगता है, मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट थिंकिंग, मैनेजमेंट परसेप्शन क्या किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन कर सकती है? हाँ,
आपके अगर आपके घर वाले जिस तरह के सोच रखते हैं, क्या आपकी वैसी सोच नहीं बन जाती? बिल्कुल बनती है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके स्कूल के दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स, बेटे कहीं ना कहीं आप उसी तरह के विचार करने शुरू कर देते हो। तो सेकंड फैक्टर, सेकंड डिटर्मिनेंट मैंने बताया मैनेजमेंट फिलॉसफी। तीसरा फैक्टर लिख रहे हैं, वैसे मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, फिर भी बेटे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं, मान लेते हैं आप पेप्सी के यहां काम कर रहे हैं, या आप हल्दीराम हल्दी हल्दी हल्दीराम हल्दीराम और आप मोंटे कार्लो, बेटे नाम तो सुने होंगे इन ब्रांड्स के। बेटे सभी कंपनीज सीजनल कंपनीज हैं। सीजन है, जैसे आपका आजकल पढ़ने का सीजन चल रहा है, आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपका पढ़ने का सीजन चल रहा है। ऐसे ही बेटे इंडस्ट्रीज के दो तरह के सीजन होते हैं। जैसे गन्ना गन्ना मवाना शुगर्स गन्ना बनाती है कंपनी, मवाना शुगर्स। मुझे इतना बताइए आप कि जब गन्ने की पैदावार जिन महीनों में होती है, उन महीनों में चीनी मिल जो भी है, जो भी चीनी बनाती है, उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डबल शिफ्ट काम होगा फैक्ट्रीज का। बेटे वर्कर्स रेगुलर आएंगे, फर्स्ट शिफ्ट के अलग आएंगे, सेकंड शिफ्ट के अलग आएंगे। समर्स जब होती है तो क्या लगता है पेप्सी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ती होगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ती होगी बेटे। बेटे दिवाली के दिनों में, रक्षाबंधन में, मीठी ईद में, होली में, आप बताइए लोग मिठाइयां ज्यादा खाते हैं। तो ये जो हल्दीराम है, बीकानेर वाला है, ये दिवाली के दिनों में ज्यादा खोया, ज्यादा पनीर, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, ज्यादा मिठाइयां बनाते होंगे या नहीं? एक बच्चे की नींद खुल गई जैसे ही मैंने अपनी टोन बदली। तो बेटे वर्किंग कैपिटल की एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या, कि इफ यू आर वर्किंग इन अ सीजनल कंपनी, it means there will be two types of seasons। दो तरह के सीजन हो सकते हैं, एक ऑन सीजन, एक ऑफ सीजन। ऑन सीजन में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जनरली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑफ सीजन। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं बेटे इसको ऊपर भी एक लाइन लिख रहा हूं, इन केस ऑफ सीजनल seasonal type of business, in case of seasonal type of business, generally working capital requirement is higher, generally working capital requirement is higher in on season as compared to as compared to ऑफ सीजन। बेटे ऑफ सीजन के कंपैरेटिवली ऑन सीजन में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। हेंस हेंस seasonality of operations is an important factor or determinant, is an important factor or determinant
ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मैंने 3 फैक्टर्स बताए, टोटल 7 हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला फैक्टर सोचिए, याद कीजिए और बताइए क्या था। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा था मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट थिंकिंग, मैनेजमेंट परसेप्शन। थर्ड है सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फोर्थ है डिविडेंड पॉलिसी। मैं बेटे फोर्थ फैक्टर में आ गया। एज पर, देखना मैं गलत लिख रहा हूं ठीक लिख रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड is not compulsory to be declared on equity share capital। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रख दी। क्या रखी कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 dividend is not an important factor or not an important point to pay on equity share capital. It is an appropriation, it is an appropriation, और मैं कहूं distribution of profits। अब सवाल आता है कि कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, ये कंपनी की मर्जी है, बट देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, बट आपने अगर डिविडेंड का चैप्टर किया हो तो उसमें मैंने लिखा हुआ है डिविडेंड पॉलिसीज अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। बेटे अलग अलग प्रकार की डिविडेंड पॉलिसीज हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं मैं फॉलो कर रहा हूं 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी, ऐसे समझाने के लिए कॉन्ट्रास्ट ले रहा हूं। और मैं कह रहा हूं 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी। मैं खाली दो रेशियोज, दो पॉलिसी से आपको इस फैक्टर को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बेटे डिविडेंड पे आउट का तो मतलब पता है ना, जितनी अर्निंग करते हैं उतना ही डिविडेंड देते हैं। तो अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए अर्न करती है तो पहली पॉलिसी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना होगा। अर्निंग्स अगर 10 लाख रुपए की हैं, इफ अर्निंग्स आर 10 lakhs, तो डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड भी 10 लाख ही होगा, 10 lakhs ही होगा। अब आप ये बताइए जब आप डिविडेंड देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं। 11th में एंट्री क्या की थी, कंपनी अकाउंट सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। फिर दूसरी एंट्री डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और साथ साथ आपको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ता है, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। It means if there is higher dividend pay out ratio, अगर हायर डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसका मतलब अगर डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100 अगर ये हायर है, इफ इट इज हायर then there will be regular or more cash outflow। बेटे उस केस में आउटफ्लो ज्यादा होगी, hence
हेंस हेंस एक बच्चा कहता है आगे तो बोल ले मास्टर, रुक गया, स्टैचू हो गया क्या? हेंस हायर हायर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 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 वर्किंग कैपिटल। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिविडेंड पॉलिसी भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए। तो मैंने 4 फैक्टर्स बता दिए, नेचर ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट फिलॉसफी, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, डिविडेंड पॉलिसी। अब मैं एक फैक्टर ऐसा बता रहा हूं, उसके बाद 2 फैक्टर्स आपको मैं थ्योरी में जहां लिखे वहां से कहूंगा कर ले। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं 5th फैक्टर बताने जा रहा हूं, उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल और कन्वर्जन पीरियड। कुछ भी कह दे, कुछ नहीं बेटे, आराम से देखें। आप जब बहुत छोटे थे तो 12th क्लास से आप फाउंडेशन में आए थे, फाउंडेशन से आप एग्जीक्यूटिव में आ गए, कभी लड़खड़ाए, कभी पास हुए, कभी फेल हुए, आखिरी में पास होकर आप प्रोफेशनल में आ गए। अब प्रोफेशनल में भी लड़खड़ा रहे हैं, इसके बाद ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद जॉब करेंगे, जॉब के बाद आपको घर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर गाड़ी भी चाहिए, फिर गाड़ी में बैठने वाली भी चाहिए, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। बेटे जीवन का अटूट सत्य है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने जो भी कुछ किया, मैंने कहा उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। एक बच्चा कहता है क्या हमें मरना पड़ेगा? हाँ बेटे, हम मृत्यु लोक में रहते हैं, स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है, हम जो बीच में रहते हैं इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। मरना ही होगा, तो बेटे क्यों ना मरने से पहले कुछ ऐसा करके चले जाएं कि हमारे जाने के बाद हमें लोग उस काम से याद करें। आज अशोक को याद कर रहे हैं, अशोक का एक पिलर बॉम्बे में बना हुआ है, 2000 साल हो गए बेटे, वो पिलर खराब हो रहा है, तो अशोका का नाम आज भी याद है। कुछ ऐसा करना है कि हमारे जाने के बाद हमारी खुशबू रहे। आइए आइए, ऑपरेटिंग साइकिल अब बिजनेस में कैसे यूज होती है। मैं कहता हूं जी, आपके पास पहले कैश था, आपने उसका क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उसका क्या किया, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, फिर उसका क्या किया, फिनिश गुड्स में बनाया, फिर क्या किया बेटे, उसको सेल किया और डेटर्स में कन्वर्ट किया, और फिर क्या किया, उनसे पैसे लिए, और आपको एक जगह से उधार भी मिला, माइनस क्रेडिटर्स। अब इस पूरे में कहीं ना कहीं टोटल समय तो लगेगा ना बेटे, कुछ भी टाइम तो लगेगा ना। आपने सीएस ज्वाइन की जिस दिन और सीएस जिस दिन खत्म होगी बेटे, बीच में जो टाइम पीरियड 3 साल 4 साल लगे, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। बिल्कुल उसी तरह से एक बिजनेस की एंटिटी को चलाने के लिए इस साइकिल को जब हम पूरा करेंगे तो जो भी काम समय लगेगा उसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। और मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में ये बताता हूं कि ऑपरेटिंग साइकिल को हम निकालते कैसे हैं। बेटे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब एक स्टूडेंट की सीएस 3 साल में हो गई, एक स्टूडेंट की सीएस 4 साल में हुई, बताओ किसको एग्जामिनेशन फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, किसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? जिसकी 4 साल में हुई है। इससे एक सिद्धांत निकला, क्या, लॉन्गर 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 द ऑपरेटिंग साइकिल, जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगी, हायर हायर will be the requirement 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 of working capital. Hence operating cycle is
The most important determinant of ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। बेटे कितने प्यार से, आराम से, मोहब्बत से आपको समझाना चाह रहा हूं, चित्र बना रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, रोजमर्रा के एग्जाम्पल से आपको उस कंसेप्ट को समझाना चाहता हूं। कहते हैं जब आपको लॉजिक समझ आ जाता है तो फिर आप उस दिन छक्के छुड़ा दोगे। आइए एक बार बुक में क्या क्या दिया मैं जरा दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन 3 खोल लीजिए बेटे अपनी वर्किंग कैपिटल के चैप्टर को, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 1 में, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। तो पहला फैक्टर मैंने लिखा मैनेजमेंट फिलॉसफी, अभी मैं उसको समझाऊंगा। पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखिए, मैं नेचर ऑफ बिजनेस समझा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया मैनेजमेंट फिलॉसफी, किंगफिशर, विजय माल्या, नारायण मूर्ति, इन सबके एग्जांपल्स लिए, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दिया बेटे। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताया, मवाना शुगर के बारे में बताया, अब मैंने डिविडेंड पॉलिसी बताई। मैंने अब आपको दो तरह की बातें नहीं बताई अभी, प्रोडक्शन पॉलिसी और मार्केट कंडीशंस। मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको बता दिए हैं कि वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और फिर ऑपरेटिंग साइकिल बताई, ऑपरेटिंग साइकिल में ये चित्र बनाया और ये फॉर्मूला बताया, O इज इक्वल टू R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। उम्मीद है कि आप ये शॉर्ट नोट, ये कमेंट करके जाएंगे। मैंने मेहनत की है सिर्फ आपके लिए। मैं जानता हूं कि आप समझदार बच्चे हो, आप अपना भला जरूर समझोगे और आप इस शॉर्ट नोट, इस कमेंट को करके जाओगे। बेटे पेपर में आएगा, करके जाना है। कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। 100% आप एफर्ट्स दो। ये पढ़ाई के दिन आजकल चल रहे हैं, यकीन मानिए आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी अगर आप 100% एफर्ट्स देते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का कमेंट मैं यहीं पे